हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार एस ऑफिशियल में। तो चलिए साथियों, बात करते हैं आज 20 नवंबर करंट अफेयर्स की। साथियों, डेली एक करंट की क्लास चलती है सुबह मॉर्निंग में। ठीक है। आज है 20 नवंबर और 20 नवंबर की लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स बन सकती है वही हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। और पेपर की दृष्टि से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है। और बता दें साथियों, जो भी स्टैटिक जीके और बाकी जो मैप वैप के सहारे जो रहता है वही सारी को यहाँ पे सारा इंक्लूड यानी जोड़ा गया है। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। यदि आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे पीडीएफ हर 15 मिनट क्लास क्लास जैसे अभी हुई और 15 मिनट बाद आपको क्लास की 15 मिनट बाद आपको पीडीएफ वहाँ पे उपलब्ध करा दी जाती है। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम को ओपन करना है, वहाँ पे डालना है एस ऑफिशियल पीडीएफ। एस ऑफिशियल जब पीडीएफ आप वहाँ पे सर्च करोगे तो चैनल का लोगो आपको मिल जाएगा। उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाती है क्लास की। तो चलिए साथियों, बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है साथियों। रिजर्व बैंक इनोवेशन इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास आंसर है अमित नारंग, कृष्ण गोपाल कृष्णन, अमित बंसल, गीता आचार्य। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण कृष्ण गोपाल कृष्णन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों कृष्ण गोपाल कृष्णन, जो कि रिजर्व बैंक इनोवेशन का हब का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए बात करते हैं साथियों डिटेल में थोड़ा। तो चलिए बात करते हैं साथियों थोड़ा सा डिटेल में। इन्फोसिस इन्फोसिस के पूर्व सह अध्यक्ष और सह संस्थापक कृष्ण गोपाल कृष्णन को 17 नवंबर 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका जो उद्देश्य है साथियों, वित्त क्षेत्रों में नवीन तकनीकों का उपयोग को बढ़ावा देना। यह इनक्यूबेशन और नई क्षमताओं के लिए एक केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा, जो अभिनय वित्तीय सेवाओं और उत्पादों को बढ़ाने में सहायता करेगा। वे एक गवर्नेंस काउंसिल का नेतृत्व करेंगे जिसमें 9 अन्य सदस्य होंगे। इनके अलावा साथियों 9 अन्य सदस्य भी होंगे। यह सदस्य आईआईटी, आईआईसीसी, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम इत्यादि से जुड़े हुए हैं। चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके सामने अगला नंबर क्वेश्चन है गोल्डन कार्ड वीजा। गोल्डन कार्ड वीजा संयुक्त अरब अमीरात का है, जो कि किस वर्ष किस वर्ष के कार्यकाल के लिए है? तो 10 वर्ष इसका जो कार्यकाल होता है साथियों, 10 वर्ष होता है। किसका? गोल्डन कार्ड वीजा संयुक्त अरब का कितना होता है? 10 साल इसका वैलिड डेट होता है। चलिए बात करते हैं साथियों डिटेल में। तो गोल्डन कार्ड वीजा अरब अमीरात का है। संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में कुछ बदलाव के साथ गोल्डन कार्ड वीजा जारी करने को मंजूरी दे दी है। वीजा 10 वर्षों के कार्यकाल के लिए होगा, ये भी कहा गया है। और इसमें पीएचडी डिग्री धारक चिकित्सा, इंजीनियरिंग और विश्वविद्यालय की कुछ खास स्नातक शामिल होंगे। वीजा प्राप्त करने के लिए अन्य योग्य उम्मीदवार कृत्रिम बुद्धिमत्ता और महामारी विज्ञान जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे। जो छात्र स्कूल और विश्वविद्यालय के दोनों स्तर में शीर्ष स्थान पर रहे हैं वही वीजा के लिए पात्र होंगे। चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके सामने अगला और तीसरा क्वेश्चन है। खाली स्थान है साथियों को आर्यन सबलिंका ने लिंज ओपन जीता है। किस डेट को आर्यन सबलेंका जी ने लिंज ओपन खिताब को जीता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 16 नवंबर 2020 को क्या जीता है? किसने जीता है? आर्यन सर्वलिंगा ने लिंज ओपन खिताब को अपने नाम कर लिया है। चलिए बात करते साथियों डिटेल में। तो 16 नवंबर 2020 को आर्यन सबलिंका ने
लिंज ओपन खिताब जीता है। उन्होंने सेरेना विलियमसन का स्थान लिया है। इसके पहले कौन थे? सेरेना जी, जो कि रैंक की बात करें तो 11वें स्थान पर आ गई हैं। वह एक बेलारूसी टेनिस खिलाड़ी हैं। कहे कि रूसी टेनिस खिलाड़ी हैं। उन्हें महिला टेनिस संघ द्वारा एकल में 9वें और युगल में टू स्थान पर रखा गया है। सबलिंका ने 2019 यूएसए ओपन में अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता था और उन्होंने 12 महिला टेनिस संघ WTA खिताब भी जीते हैं। यह एक टेनिस टूर्नामेंट जो लिंज ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाता है और हार्ड कोर में खेला जाता है। कहाँ पर खेला जाता है साथियों? हार्ड कोर में खेला जाता है। यह जनरली गुप्पे जनरली ग्रुप्पे द्वारा आयोजित है और 2009 से इसे WTA इंटरनेशनल टूर्नामेंट के रूप में नामित किया जाता है। चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो किसने दुनिया के सबसे RCEP व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपके पास चार ऑप्शन है, भारत, चीन, अमेरिका, जापान। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत, यानी इंडिया ने दुनिया के बड़े RCEP व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। चलिए बात करते साथियों डिटेल में। तो भारत के ने दुनिया के सबसे बड़े RCEP व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अच्छा सॉरी साथियों, ये यहाँ पे साथियों क्या लिखा हुआ है? नहीं। ठीक है, तो किसने नहीं किया है? भारत ने नहीं किया, बल्कि चीन और अमेरिका, जापान ने कर दिया है। ठीक है, चलिए बात करते साथियों डिटेल में। तो भारत ने दुनिया के सबसे बड़े RCEP व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया है। भारत के अनुसार यह सौदा उचित रूप से अपनी मांगों को संबोधित नहीं करता है, जिसमें घरेलू व्यवस्थाओं को ढालने और वस्तुओं को सेवाओं की संरक्षित सूची के साथ बाजार पहुंच के मुद्दों भी शामिल हैं। भारत RCEP को विशेष रूप से उन देशों के लिए सबसे अनुकूल राष्ट्र दायित्व से बाहर करना चाहता है जिनके साथ सीमा विवाद था। ठीक है, 10 आसियान अर्थव्यवस्था देशों में कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम तथा ब्रुनेई शामिल हैं। चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी 5वां नंबर क्वेश्चन। एशिया की सबसे पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल को किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों परभनी जिले में। ठीक है, परभनी जिले में एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित क्या है? कपड़ा मिल है, जिसे परभनी जिले में इसे स्थापित किया जाएगा। चलिए बात करते हैं साथियों डिटेल में। तो यह भवानी महिला सहकारी कपड़ा मिल के अध्यक्ष ने घोषणा किया है कि मिल जल्द ही सौर ऊर्जा पर संचालित होगी, जिससे यह एशिया में पहली सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल बन जाएगी। यह महाराष्ट्र के परभणी जिले में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है साथियों? महाराष्ट्र के परभणी जिले में स्थित है। यह 30 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। कपास को कपड़े में संस्थापित करता है और कपास की उड़ाई, दमानी, बुनाई और कताई करता है। महाराष्ट्र का परभणी जिला की बात करें तो यह राज्य अग्रणी कपास उत्पादक जिला है। राज्य के अधिकांश किसान कपास उगाते हैं। चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी 6 नंबर क्वेश्चन। लार्स एंड ट्रूबो LND ने खालिस्तान है साथियों को इसरो को गगनयान मिशन के लिए बूस्टर प्रणाली का पहला पुर्जा दिया है। तो कब दिया साथियों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 17 नवंबर 2020 को क्या दिया साथियों? इसरो को गगनयान मिशन को के लिए बूस्टर प्रणाली का पहला पुर्जा दिया है। कब दिया? 17 नवंबर 2020 को। चलिए बात करते साथियों डिटेल में। तो लार्सन एंड टूब्रो
ने 17 नवंबर 2020 को इसरो को गगनयान मिशन के लिए बूस्टर प्रणाली का पहला पुर्जा दिया है। यह एक इंजन या बूस्टर रॉकेट भी हो सकता है जिसका उपयोग मुख्य इंजन के साथ उड़ान के पहले 2 मिनट के लिए किया जाता है ताकि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने के लिए ऑर्बिटर के लिए आवश्यक अतिरिक्त बल प्रदान किया जा सके। यह एक स्वदेशी मिशन है जो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाएगा। चलिए साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके पास अगला नंबर क्वेश्चन है, 40 वर्षों में 3 प्रकार के अंतरिक्ष यान लॉन्च करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोइची नोगुची ने तीन तीन प्रकार के अंतरिक्ष यान लॉन्च करने वाले पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, 40 वर्षों में। चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट डिटेल में। तो जापान के सोइच नोगुची 40 साल के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 3 प्रकार के अंतरिक्ष यान लॉन्च किए हैं। एस्पेक्स ने एक निजी कंपनी द्वारा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस नासा के लिए पहली पूर्ण पोषित टैक्सी उड़ान पर अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्री, 3 अमेरिकी, 1 जापान को लॉन्च किया है। इस कैप्सूल को रेजिलेंस नाम दिया है। चालक दल का नेतृत्व कमांडर माइक हॉपकिंस और शैनन वॉकर विक्टर ग्लोअर दीर्घकालिक अंतरिक्ष स्टेशन पर पहला ब्लैक एस्ट्रोनॉला मिशन और जापान के सोइच नोगुची कर रहे थे। चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी 8 नंबर क्वेश्चन की। विश्व रोगाणु रोधी जागरूकता सप्ताह किस तिथि तक मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 18 नवंबर 2020 से 24 नवंबर 2020 तक विश्व रोगाणु रोधी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। चलिए बात करते साथियों डिटेल में। तो विश्व रोगाणु दिवस जो है साथियों, इसका जो विषय यानी थीम से साथियों, तो यूनाइटेड टू प्रोविंस। ठीक है, WHO की माने तो 18 नवंबर 2020 से 24 नवंबर 2020 के बीच रोगाणु दिवस मनाया जाता है। सप्ताह का उद्देश्य वैश्विक प्रतिजैविक प्रतिरोधों के में जागरूकता बढ़ाना और सामान्य जनता, स्वास्थ्य कर्मियों और नीति निर्माताओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित करना है ना। चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके सामने अगला नंबर क्वेश्चन है, लीलावती पुरस्कार 2020 निम्न में से किसकी पहल है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद की लीलावती पुरस्कार 2020 की एक पहल है। चलिए बात करते साथियों थोड़ा सा डिटेल में। तो लीलावती पुरस्कार जो है साथियों 2020 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की एक नई पहल है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 17 नवंबर 2020 को लीलावती पुरस्कार का उद्घाटन किया है। इसका नाम गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा लिखित लीलावती नामक 20वीं शताब्दी की पुस्तक के नाम पर रखा गया है। वह भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय की बेटी है। यह पुरस्कार पहली बार अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस के गणितज्ञ के लिए वितरित किया गया था जो कि 2010 में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य महिलाओं के उपचार एवं AICT में संबंध स्थानों के प्रयासों को पहचानना। इसका प्रस्तुतिकरण जो कि माने तो महिला सशक्तिकरण विषय पर आधारित होगा। चलिए बात करते साथियों 10 नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन की। तो ए प्रॉमिस्ड लैंड 17 नवंबर 2020 को प्रकाशित किसके द्वारा स्मरण का पहला संस्करण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बराक ओबामा द्वारा संस्मरण का पहला संस्करण है। चलिए बात करते साथियों डिटेल में। तो ए प्रॉमिस्ड लैंड 17 नवंबर 2020 को प्रकाशित बराक ओबामा के स्मरण का पहला संस्करण है। यह पुरस्कार के 2 संस्करणों में से पहला संस्करण है
जिसे ओबामा ने 2009 से 2017 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के बाद लिखा है। पुस्तक 2011 में ओसामा बिन लादेन की हत्या के साथ समाप्त हुई थी। इसका कई विदेशी भाषाओं जैसे चीनी, पोलिश, वियतनामी, फ्रेंच, जर्मन, हंगेरियन, हिब्रू आदि में अनुवाद भी किया गया है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अफ्रीकी अमेरिकी राष्ट्रपति थे। 2010 की माने तो उन्होंने इराक युद्ध को समाप्त कर दिया और ऑपरेशन इराकी फ्रीडम को बंद कर दिया है। चलिए साथियों, क्लास की बात करते हैं। तो क्लास कैसी रही कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।